हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 क्लास 10th के जो साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करने जाते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। जो ऑफिशियल मॉडल सेट होता है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में और बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही बारीकी से मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग खुद वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि और सारे टीचर कैसे समझाते हैं और मैंने आपको कैसे समझाया। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। अगर चाहते हैं बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, मेरे साथ बने रहें। जब तक मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ पूरे अंत तक देखिए वीडियो को। चलिए, यहाँ पे टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। मैं उसको बारी बारी से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, दिशा निर्देश, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 80 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें से आपको 40 बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बोला गया है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। एक का आपको भी करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के बाहर आता है और सारे टीचर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जैसे ही धनात्मक बोलेगा ना, तो ये आंसर कौन हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। धनात्मक के लिए कौन हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण, और ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे एक का भी आपको करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। जो दर्पण की फोकस दूरी है उसको हम लोग छोटा वाले एफ से दर्शाते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या को बड़ा वाले आर से दिखाते हैं। और बोला जा रहा है इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो संबंध होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। देखिए लिखा हुआ है ना एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो 2 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर बोला जा रहा है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब साफ साफ देखने के लिए, सामान्य दृष्टि को साफ साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। 25 मीटर है या 25 सेंटीमीटर है कि 25 मिलीमीटर है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने इसके ऊपर एक सब्जेक्टिव वाला वीडियो भी बनाया है जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसका मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया हूँ इसके ऊपर कि सामान्य दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है और कितने दूरी तक हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में मैं वहाँ पे बताया हूँ उस वीडियो में। देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 3 का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25, 3 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सीएम होता है। 25 सीएम इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सीएम। आइए हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, मतलब बाद में सबसे कम झुकता है। तो इसमें होता है लाल। लाल रंग जो है ना वो सबसे कम झुकता है। किसी प्रिज्म से गुजरता है ना, तो लाल रंग जो आपको होता है सबसे कम झुकता है। तो 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 5 नंबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, तो वो वास्तविक होता है। हम लोग जो देखते हैं वो रियल ना होता है जी, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 5 को आपको बी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, हमारे आँख के सामने जो छवि बनती है वो तो वास्तविक होता है। वास्तविक में तो देखते ही हम लोग, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। बोला जा रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो इसका भी मैं सब्जेक्टिव वाला वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। 6 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग हमको नीला प्रतीत होता है। आइए 7 नंबर में बढ़ते हैं। 7 नंबर में बोला जा रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो समतल दर्पण हो जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का बी अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जब जाते हैं आप लोग हजाम के पास जाते हैं बाबू, आप सब जाते हैं जब दाढ़ी वाढ़ी बनाने या बाल वाल बनाने, तो देखते हैं कितना क्लियर उसमें दिखता है और बड़ा बड़ा सब दिखता है। आपका जो बाल है कितना बड़ा बड़ा उसमें दिखाई पड़ता है, क्लियर भी दिख जाता है। या दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग करते हैं, तो वो भी साफ साफ दिख जाता है। तो किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो कौन दर्पण कहलाएगा, तो अवतल दर्पण कहलाएगा। वो आपको अवतल दर्पण कहलाएगा। तो 7 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा। 7 का बी सही है। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैंने इसको भी डिस्कस कर रखा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको अपने सब्जेक्टिव वाले वीडियो में, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ। मैं बहुत सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताया हूँ। प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जब जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब मिलेगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में आप लोग ढूंढिएगा तो ये सबका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट बोला जा रहा है, निकट, तो हो जाएगा आपको अवतल लेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 8 का सी आपको करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा से हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। आइए 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। 9 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। 9 का ये आपको करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर। आइए हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बढ़े। यहाँ पे बोला जा रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादन किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था, तो फ्लेमिंग हो जाएगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम होता है। आपको 10 का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 का बी आपको करेक्ट है। आइए हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। 11 का ये नंबर आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 12 में क्या बोला जा रहा है।
बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में जब रहेगा तो बढ़ता है। कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। 12 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए 13 नंबर में बढ़ते हैं। 13 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित बल रेखा की प्रकृति होती है। 13 नंबर में बोला जा रहा है सॉरी 13 में बोला जा रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक वास्तविक। तो यहाँ पे आपको काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 13 का ये सही होगा। आइए 14 नंबर में बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर में बोला जा रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत ही लॉलीपॉप और ललन टॉप क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 14 का सी करेक्ट हो गया। आइए 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा बोला जा रहा है यहाँ पे। सोलर एनर्जी ना हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा। सौर ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। 15 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए 16 नंबर में बढ़ते हैं। देखिएगा 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इसका जो 15 का आंसर है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या जिनको आंसर चाहिए वो कमेंट करके बताएंगे। ये इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है। आप लोग ना सोचना कि मुझे मालूम नहीं है। मैं इसको इसलिए सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं या ना देखते हैं। इसी से मालूम चल जाएगा आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 में चलते हैं। 17 में बोला जा रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। मतलब रंग होता है। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। प्रकाश का प्राथमिक मतलब प्रथम प्राइमरी कलर कौन सा है। तो मैंने बताया था जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग मिले होते हैं। प्रकाश जो होता है उसमें, जो श्वेत प्रकाश आप सफ़ेद प्रकाश देखते हैं उसमें 7 रंग मिले रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी। तो सभी ना हो जाएगा क्योंकि 7 रंग मिले होते हैं। जितने भी रंग यहाँ पे ऑप्शन में रहेंगे तो सातों रंग को मार देंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। 17 का डी करेक्ट हो गया। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखिए रंगीन भाग बोला जाता है, रंगीन भाग होता है कॉर्निया, पपिल, रेटिना, आइरिस। 18 का डी आपको करेक्ट हो जाएगा। आइरिस आंसर होगा इसका, आइरिस। आइए हम लोग 19 नंबर में बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 नंबर में बोला गया है 1 HP बराबर है। देखिए 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर। HP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हॉर्स पावर। 746 वाट के बराबर होता है। 19 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 746 वाट आंसर हो जाएगा। 19 का ए 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में आते हैं। 20 में बोला जा रहा है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है विशालक शीशा वह उत्तल लेंस का होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 21 नंबर में चलते हैं। 21 में बोला जा रहा है जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयरन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा करेक्ट आपको। 21 का डी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 में चलते हैं हम लोग। देखिए 22 में क्या बोला जा रहा है
एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो शक्ति का कि आवेश का कि ऊर्जा का कि इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो होता है बाबू आवेश का। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 23 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W मतलब वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के, तो जूल पर सेकंड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जूल इंटू एस, ये होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। एस प्रति सेकंड मतलब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा जूल पर सेकंड लिखा हुआ है। जे से जूल, ये पर, एस से सेकंड, जूल पर सेकंड हो जाएगा। वाट इज इक्वल टू, वाट कैसे रख सकते हैं? तो जूल पर सेकंड में, तो 23 का एक करेक्ट हो जाएगा। आइए 24 में बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 में बोला जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो क्या होता है जी? एम्पियर न होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। 24 का ये करेक्ट हो जाएगा। आइए 25 में बढ़ते हैं हम लोग। 25 में बोला जाए जा रहा है आपसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आप लोग भी जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 का आपको सी करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 में आइए। 26 में बोला जा रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। ऑक्सीडेशन ना होता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। 26 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 में चलते हैं। बोला जा रहा है 27 में कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी चीज़ पे आप लोग कली चूना पर जब हम लोग जल डालेंगे तो क्या होगा? उष्माक्षेपी, उसमें से उष्मा निकलेगी, उष्माक्षेपी हो जाएगा यहाँ पे। 27 का एक करेक्ट हो जाएगा। 27 का ए आपको करेक्ट है। चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। बोला जा रहा है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब चारों में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? CU है, HG है, AG है, AU है। तो कौन हो जाएगा बाबू यहाँ पे आपको? CU हो जाएगा, कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। CU कॉपर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर में चलते हैं, सॉरी 29 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। 29 में बोला जा रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO या CaCl2, CaOCl2, CaOH होल टू लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें H हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जानते हैं कि जल कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2। 29 का यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ये 30 नंबर बढ़ते हैं। 30 में बोला गया है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच कितना होगा? कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच कितना होगा? तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो कौन होता है? क्षार होता है, बेस होता है। और बेस का पीएच कितना होता है? तो 7 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए में 7 से ज़्यादा 11 भी है और 10 भी है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। तो 30 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 में चलते हैं। 31 में बोला जा रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यह 3 बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 का बॉन्ड होते हैं उसमें, समझे? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 को देखिए। बोला जा रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग भी जानते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। C6H12O6 आपको ग्लूकोज होता है। देखिए किधर है आपको, तो 32 का एक करेक्ट हो जाएगा। 32 का ये नंबर ऑप्शन सही है, C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 में बोला गया है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। आप लोग को भी याद होना चाहिए, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो 33 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 में आते हैं हम लोग। 34 में बोला जा रहा है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सिंगल बॉन्ड CHO का क्या नाम है? तो एल्डिहाइड नाम है इसका, एल्डिहाइड नाम है, एल्डिहाइड इसका नाम है, समझे? तो एल्डिहाइड देखिए 34 का ए में ही दिख रहा है, तो 34 का ए नंबर आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 का ए नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35 में देखिए क्या बोल रहा है। 35 में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या घटता है? पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, बढ़ती है। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 का ये घटती है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 में चलते हैं। 36 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहले लिथियम होता है, फिर लिथियम किधर है? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए बी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है आपको। 36 का बी करेक्ट हो जाएगा, 36 का बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे, 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 37 में चलते हैं हम लोग। 37 में बोला जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है? 37 में बोला जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है? धातु है। सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं कि सिलिकॉन क्या होता है, तो एक उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? तो एक उपधातु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि सिलिकॉन एक उपधातु है, मेटलॉयड है। चलिए 38 में चलते हैं हम लोग। 38 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। तो जानते हैं आप लोग, जब NaCl होता है तो Na प्लस और Cl माइनस। Na माने सोडियम हो गया, सोडियम पे क्या रहता है? तो प्लस आयन रहते हैं, और क्लोरीन पे माइनस आयन रहते हैं। तो देखिए Na पे प्लस है कि नहीं, धनात्मक है ना। तो Na देखिए ऑप्शन में किधर दिया है, यहाँ पे देखिए 38 का सी में Na दिया है, तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि धनात्मक होता है ये। 38 का सी सोडियम, Na मतलब सोडियम का परमाणु कितना होता है? तो 20 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 में आते हैं। 39 में क्या बोला गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो आप लोग गलत आंसर मत बांट देना, ध्यान से पढ़ना पहले इसको। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तराखंड लिखा हुआ है, राजस्थान लिखा हुआ है, बिहार, तो हो जाएगा उत्तराखंड में हुआ था। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में। 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 40 की ओर बढ़ते हैं। बोला गया निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? 40 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या था कि किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 2 धातु को हम लोग किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। एक होता है पोटासियम, के से पोटासियम हो गया, और एक होता है Na, सोडियम होता है। यही 2 धातु है जिसको हम लोग किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, पोटासियम को और सोडियम को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये होगा नहीं। यहाँ पे पारा है, होगा नहीं। टंगस्टन है, होगा नहीं। देखिए सोडियम आ गया यहाँ पे, तो सोडियम आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोडियम ऐसा धातु है जिसको हम लोग किरोसिन में डुबा के रखते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर बता दिया। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे अपने वीडियो को आज समाप्त कर देता हूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। जो लोग भी इस वीडियो को देखें, कृपया आप लोग कमेंट करके बताइए और किस चैप्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं।
अगर आप लोग बोलिएगा तो 40 जितना मैं क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। अभी तक 40 क्वेश्चन को मैं बताया, 40 क्वेश्चन को और यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि सर आगे बता दीजिए, फिर मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 40 से लेकर 80 तक क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो कृपया आप लोग अपना कमेंट जरूर करें और बताएं हमको कि सर आगे वाला क्वेश्चन को भी इसी तरह बता दिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए, आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट।